हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एज यू नो, हम टीसीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम 2019, 2020 और 2021 का पेपर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे और उसकी हम सीडीपी जो है वो पढ़ रहे हैं। हरियाणा जी के मैं कंप्लीट हरियाणा जी के आपको करा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर के टीजीटी की भी और पीजीटी की भी। अब जो है हम अपनी सीडीपी की सीरीज यहाँ पर चला रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा के आवश्यक अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हमें यह बताना है कि हु प्रोपाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी मोटिवेशन की, वो किसने दी थी। हल, मैस्लो, एटिंगसन या थॉमस। तो ये दी थी मैस्लो ने। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है समझाने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। मतलब कि पर्सनालिटी को असेस करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। वर्ड एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन जो है एक प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। सेंटेंस कंप्लीशन, ये भी एक जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। एक्सप्रेसिव मूवमेंट, ये भी होती है। लेकिन सोशियोमेट्री, ये कोई जो है हमारे पास पर्सनालिटी को असेस करने की विधि जो है नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। कि जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं और बाह्य अभिप्रेरक होते हैं, है ना। तो इसमें से पूछा है कि जो एक्सट्रिंक्ट मोटिव है वो कौन सा नहीं है। ठीक है, ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, वेतन के लिए नौकरी करना, आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना। देखो, जब हम क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे ट्रॉफी के लिए, तो ये क्या है, जो है हमारा एक एक्सट्रिंक्ट मोटिव है। क्योंकि हमें क्या मिल रही है, एक्सट्रिंक्ट मोटिव कौन सा है यहाँ पर, ट्रॉफी है। क्या है यहाँ पर, ट्रॉफी जो है वो हमारा एक्सट्रिंक्ट मोटिव है। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरक है कि ट्रॉफी हमें मिलेगी, हम जीतेंगे तो ट्रॉफी मिलेगी। अगर हम नौकरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ये भी बाह्य अभिप्रेरक है। अगर हम एक चीज़ खरीदेंगे तो हमें दूसरी चीज़ फ्री मिलेगी, ये भी क्या है, एक बाह्य अभिप्रेरक है। लेकिन जब हम खुद के लिए कोई चीज़ कर रही है, डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए जब कोई चीज़ कर रही है, तो वो क्या होगी, हमारी इंस्टिंक्टिंग हो गई। ठीक है, तो हमारी आंतरिक हो गई वो। तो ये ही हमारा क्या है बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना हमारा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द डैश ऑफ द स्टूडेंट। की जो टैट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, इंटेलिजेंस को मापने के लिए, एप्टीट्यूड को मापने के लिए, एटीट्यूड को मापने के लिए, या पर्सनालिटी को मापने के लिए। तो जो बच्चे की पर्सनालिटी है उसको चेक करने के लिए जो है वो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 इसका ऑप्शन आ जाएगा। कई बार जो है पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, टीएटी करके आती है, तो हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी होती है। तो अब आप याद कर लीजिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू एडजस्टमेंट। हमें यह बताना है कि एडजस्टमेंट के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर दी गई है, 4 स्टेटमेंट, वो कौन सी सही नहीं है। ठीक है, यह असंतुलन उत्पन्न करता है। जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या हमारा इम्बैलेंस होगा, या इम्बैलेंस क्रिएट होगा, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। यह परिस्थितियों की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है। यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। अब देखो, जब कोई बच्चा समायोजन नहीं कर पाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसको टेंशन भी होगी और उसको एंजाइटी भी होगी। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। इट गिव्स एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो वो हमें क्या कर देगा, डिजायरेबल चेंज देगा। ठीक है,
हमारा जो वातावरण है उसमें एडजस्टमेंट क्या करता है, स्थितियों में हमारी जो डिज़ायरेबल चेंज है उसको लाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इट मोटिवेट्स टू चेंज द लाइफ एज पर द डिमांड ऑफ सिचुएशन, और ये हमें डिमांड के, सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है मोटिवेट रहने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन ये कभी भी जब हम अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं तो इम्बैलेंस थोड़ी ना क्रिएट होगा, तो यही स्टेटमेंट क्या है, रोंग हो जाएगी। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रोंग दे रखी है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, हमें यह बताना है कि जो एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो कब डेवलप होती है। जब पियाजे के जो स्टेजेस हैं उनमें एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है वो कब आ जाती है, सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में या फॉर्मल ऑपरेशन में। तो कौन किस अवस्था में आ जाती है, कंक्रीट ऑपरेशनल में। ठीक है, देखो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको तो हम क्या कहते हैं, अपलटावी अवस्था कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अपलटावी। यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल स्टेज कहते हैं। क्या, इरिवर्सिबल स्टेज जो है इसको कहते हैं। सेंसरी मोटर में क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है वो होती है, बच्चा सेंसिस के थ्रू काम करता है। इसमें जो कंक्रीट में क्या है, बच्चा सिम्बॉलिकली चीज़ों को सोचता है ना। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा जो है हाइपोथेटिकल लॉजिकल रीजनिंग जो है वो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, लेकिन जो पलटाव की क्षमता है वो किस में विकसित होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल में वो विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। हमें यह बताना है कि यहाँ पर एरिक्शन की 4 स्टेजेस दे रखी हैं और उनके नंबर दे रखे हैं कि ये कौन सी स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है, और इनमें से एक स्टेज जो है वो रोंग दे रखी है। ये बताना है कि कौन सी स्टेज जो है वो यहाँ पर रोंग दे रखी है। देखो, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज 3 बिल्कुल ठीक है कि बच्चा जो है 3rd स्टेज में जाके इनिशिएटिव और गिल्ट की भावना जो है बच्चे में विकसित हो जाती है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न स्टेज 5, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे में जो स्टेज 5th में जब वो पहुंचता है तो उसमें जो है बच्चे में आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, जो ये ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट है ये स्टेज 2 पर होता है। स्टेज 1 पर क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो होता है। तो ये जो है इंडस्ट्री वर्सेस स्टेज वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेज 4, ये भी बात जो है बिल्कुल ठीक कही गई है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट रोंग है, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रोंग दे रखी है। जो ये अवस्था है ये हमारी दूसरी अवस्था होती है। ठीक है, हमारी पहली अवस्था कौन सी होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो एरिक्शन की पहली अवस्था मानी जाती है। एरिक्शन की जो है मैंने डिटेल वीडियो डाल रखे हैं, क्वेश्चंस की भी डाल रखे हैं और जो है थ्योरी की भी वीडियो डाल रखे हैं, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एरिक्शन से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। स्किनर ने, जो BF स्किनर थे, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने कुछ एलिमेंट्स जो है वो यूज़ किए थे। वो कौन से एलिमेंट है, जो यहाँ पर हमें यह बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट जो है जो स्किनर ने यूज़ नहीं किया था। तो देखते हैं, एक्सटिंक्शन, ये तो स्किनर ने यूज़ किया था। डिस्क्रिमिनेशन, इसकी बात भी स्किनर जो है करता है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इसकी बात भी स्किनर करता है। रीइंफोर्समेंट, तो इसकी बात भी स्किनर करता है। तो मैम जी कौन सा आंसर होगा, इनमें से कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बोर्ड की जो आंसर की आई थी उसमें जो है आपका इसका एक ग्रेस मार्क्स जो है आपको मिला था। ठीक है, तो इसके जो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे ही ऑप्शन जो है वो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में हमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है, मतलब कि एटीट्यूड में जो है वो मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाई जाती है। ये बात जो है बिल्कुल ठीक है। एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रांगली पॉजिटिवली टू स्ट्रांगली नेगेटिव, कि जो अभिवृत्ति है वो पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। मतलब हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नज़रिया है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव भी और कंप्लीटली नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात भी जो है बिल्कुल ठीक है। एटीट्यूड हैव अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि जो हमारी अभिवृत्ति है, जो हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है, उसमें जो है व्यक्ति वस्तु के संबंध जो है वो पाया जाता है। ये बात भी यहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक कही गई है।
एटीट्यूड इज इन्नेट एंड एक्वायर्ड बोथ, लाइक एटीट्यूड जो है वो इन्नेट होता है और एक्वायर्ड किया जाता है, ये बात जो है वो गलत है। एटीट्यूड जो है वो हमारा देखने का नज़रिया जो है वो वातावरण को देख के होता है, ठीक है, वो हमारा इन्नेट नहीं होता, वो वातावरण के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? हमें यह बताना है कि डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद है, ठीक है, ये चलो देखते हैं आगे। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ रैंडम पैटर्न। ओके। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कम्युलेटिव प्रोसेस। ओके। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं हैं। देखो हमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसने कहा फर्स्ट स्टेटमेंट में कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। क्या डेवलपमेंट में ओनली हेरिडिटी होती है? हमारा डेवलपमेंट जो है वो किन चीज़ों से रिलेटेड होता है? हेरिडिटी और हमारे एनवायरनमेंट से जो है वो रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो जो है बिल्कुल गलत होगी। डेवलपमेंट फॉलोज अ रैंडम पैटर्न, ये क्या रैंडम पैटर्न को फॉलो करता है? नो, इसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, ये किसी रैंडम पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। डेवलपमेंट इज अ कम्युलेटिव प्रोसेस, कि डेवलपमेंट में जो है कम्युलेटिव प्रोसेस होते हैं, ये बात जो है ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, की जो विकास के जो पहलू हैं वो एक दूसरे से जो है इंटर रिलेटेड नहीं है, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। विकास के सभी पहलू जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैटल का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है, कि कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ, कि जो कैटल का जो सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण दे रखा है वो किस चीज़ का प्रकार है? हमें यह बताना है। वो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, वो ग्रुप वर्बल टेस्ट है, वह ये नॉन वर्बल टेस्ट है, या वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट है? तो जो कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था वो नॉन वर्बल टेस्ट था, ठीक है। कौन सा टेस्ट था? नॉन वर्बल टेस्ट था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मतलब कि क्रिएटिविटी की करैक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? तो क्रिएटिविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ओरिजिनलिटी सॉरी ओरिजिनलिटी होती है, बिल्कुल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। फ्लुएंसी होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन जो क्रिएटिविटी है उसमें रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? मतलब कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो, टीचिंग स्किल ऑफ टीचर, कि टीचर का जो टीचिंग स्किल है अगर मान लो वो अच्छा नहीं होगा तो वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। अगर वो अच्छा होगा तब भी अच्छे से, अगर वो अच्छा होगा तो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, अगर बुरा होगा तो बुरा इम्पैक्ट डालेगा। तो ये तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी बनती है। मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, अगर टीचर की मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है तो भी जो है हमारे टीचिंग पर इफेक्ट आएगा। अगर मान लो अच्छी है तो भी इफेक्ट आएगा। मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छी नहीं है तो मतलब बुरी हो जाएगी, मतलब हमारी जो जो हमारी टीचिंग है। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर, अगर मान लो टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएगा। अगर मान लो टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे से बच्चों को सब्जेक्ट जो है पढ़ाएगा, एक एक चीज़ एक एक कंसेप्ट को वो क्लियर करेगा। तो ये चीज़ जो 3 चीज़ें जो है ये क्या करती है? इफेक्ट डालती है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, जो टीचर का फिजिकल अपीयरेंस है उसका हमारे टीचिंग प्रोसेस पर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर क्या इफेक्ट आएगा? क्या जो हमारे स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल मतलब कि जो जिन बच्चों को कहते हैं, मान लो किसी की टांग नहीं है, हाथ नहीं है, क्या वो टीचर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या काला गोरा छोटा बड़ा कद का जो इंसान है क्या वो टीचर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो इस चीज़ का जो है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ता। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा कि ये जो चीज़ है वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित नहीं करती है। ओके। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? वृद्धि जो है बच्चों में कैसे चेंजेस लाएगी? स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगी, फंक्शनल चेंजेस लाएगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल दोनों चेंजेस लाएगी, या फिर कोई भी चेंज नहीं लाएगी? जो वृद्धि है वो कैसा चेंज लाती है? वो
हमारी बॉडी में जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ है उसको हम कैसे नापते हैं, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, एक स्ट्रक्चर से, एक ढांचे के रूप में तो करते हैं ना, इसका वेट कितना है, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, इस तरीके से तो हम ग्रोथ को चेक करते हैं। ठीक, तो वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रक्चरल होते हैं, काउंटेबल होते हैं, मेजरेबल होती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि जो ग्रोथ है वो हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाती तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही है। मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है ना। तो इसी तरीके से तो जो ग्रोथ है वो कैसी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। एक्सेलरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। की जो एक्सेलरेशन है वो कौन से बच्चों के लिए जो है वो जरूरी है, गिफ्टेड बच्चों के लिए, स्लो लर्नर के लिए, लर्निंग डिसेबल के लिए, या मेंटली रिटार्टेड के लिए। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब भी क्या होता है कि उसको क्या करना, बढ़ावा देना, हर चीज़ में उसको बढ़ावा देना, तेज़ी लाना किसी चीज़ में। एक्सेलरेट का मतलब भी क्या होता है, तेज़ी देना किसी चीज़ में। तो वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, वो गिफ्टेड बच्चों के लिए जो है ये ज़रूरी होता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ री शेड्यूल इज टू री ईच करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमें यह बताना है कि कौन सा जो है शेड्यूल वो री का करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ लर्नर है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग जो है हमें ये बताना है। फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशो या कॉन्टिन्यूस। तो क्या होता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता में जो अधिक्रमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करता है तो वो किस प्रकार की अनुसूची में आ जाएगा, वो हमारा किस में आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। जब हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, लगातार रीइंफोर्स कर रहे हैं ना हम यहाँ पर बच्चे को, तो क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हेड टू फुट कॉल। कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जब वो हेड से लेके पैर तक जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। जब बच्चे का लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, मतलब कि सिर से लेके पैर तक का जब बच्चे का विकास हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, शेफियोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, स्पाइरल या सर्कुलर। तो क्या कहा जाता है उसको, शेफियोकोडल जो है उसको कहा जाता है। अगर जो वो केंद्र से बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है, जब वो पेट के बीच के हिस्से में होता है तो उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। लेकिन जब वो हेड टू फुट होता है, हेड टू टो जिसको हम बोलते हैं, वो होता है शेफियोकोडल। ओके, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, शेफियोकोडल जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सेफलिकोडल भी बोलते हैं, शेफियोकोडल भी इसको बोला जाता है। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब कि अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द क्वेश्चन आर सिमिलर इन डिफिकल्टी लेवल। मतलब कि जो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम है, बट मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द टाइम एलिमेंट। कि जो टाइम एलिमेंट है ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वो किस प्रकार के टेस्ट होते हैं, स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट, वर्बल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट। तो वो होते हैं स्पीड टेस्ट। देखो, सबके लिए जो है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल सेम है और हमने किसको इम्पोर्टेंस दी, टाइम को। तो हम वहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि कौन कितनी जल्दी उस टेस्ट को कर रहा है, तो हम बच्चे की स्पीड चेक कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड टेस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। की सब्जेक्टिव मेथड कौन सा नहीं है पर्सनैलिटी असेसमेंट का। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑटोबायोग्राफी या वर्ड एसोसिएशन। देखो, जो इंटरव्यू है वो क्या है, एक सब्जेक्टिव मेथड है, उसमें बच्चे का हम लिखवा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में भी हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑटोबायोग्राफी में भी वो लिखता है, लेकिन वर्ड एसोसिएशन में वो लिखता थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड एसोसिएशन एक सब्जेक्टिव मेथड नहीं है पर्सनालिटी टेस्ट करने का। मीनल जो है वो बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है कि जो मीनल है, एक बच्ची मीनल है, उसका जो इंटेलिजेंस है वो तो कैसा है, एवरेज है। ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, लो है। एंड उसका जो एडजस्टमेंट है वो कैसा है, हाई लेवल का है।
तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल हो गया, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, कि एक दूसरे से संबंधित डिफरेंस हो गया। इंट्रा इंडिविजुअल मतलब उसका व्यक्तित्व, मतलब कि उसका खुद का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो हो गया। ऑब्जर्वेबल डिफरेंस, कि हम उसको क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड, कि अपेक्षित विभिन्नताओं का जो डिफरेंस है वो हो गया। तो जो मीनल है वो क्या है, एक मतलब एक लड़की है, एक हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, मीनल के बारे में ये बता रहे हैं कि वो जो है इंटेलिजेंस में तो क्या है, वो एवरेज है, ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी में जो है वो बहुत स्लो है, और लेकिन उसका एडजस्टमेंट लेवल जो है वो बहुत क्या है, हाई है। तो उसका क्या हो जाएगा, वो खुद का हो जाएगा। तो जो खुद का मतलब कि डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस जो है उसको कहा जाता है। इंटर होता है दो लोगों के बीच में, इंट्रा होता है सिर्फ एक लोग का जो डिफरेंस होता है। मान लो सिर्फ जो मेरा मेरा डिफरेंस है वो इंट्रा, जो अगर मान लो मैं खुद से कंपैरिजन किसी और से करूँगी तो वो मेरा इंटर डिफरेंस बन जाएगा, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो बन जाएगा। ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया? Which type of curriculum did Brunner suggest to follow for the cognitive development of children? कि ब्रूनर ने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए, बच्चों का मतलब मानसिक विकास के लिए ब्रूनर ने कौन सा पाठ्यक्रम जो है वो अपनाया था, ये हमें बताना है। ओके, तो इंक्लूसिव करिकुलम अपनाया था, स्पेशल करिकुलम अपनाया था, या स्पायरल करिकुलम अपनाया था, या इंटीग्रेटेड। तो जो ब्रूनर है उन्होंने बच्चों के विकास के लिए जो है स्पायरल करिकुलम की बात की थी। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया था? हु डेवलप द सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर बताने की जरूरत भी नहीं है। तो ये किसने दिया था? वाइकोत्स्की ने दिया था। एरिक्सन का हम पढ़ चुके हैं, मनोविश्लेषणात्मक। कोहलबर्ग का जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। और ब्रोनफ्रेंड का जो है जैव पारिस्थितिकी वाला जो सिद्धांत है, ये ब्रोनफ्रेंड ने दिया था। वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? ये किसका क्वेश्चन है? डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच अ चाइल्ड ट्राइज टू चेंज हिज ओन ईगो टू दैट ऑफ द समवन एल्स? तो ये कौन सी जो है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर दूसरे का अनुकरण कर रहा है, इमिटेशन कर रहा है। जब हम क्या करते हैं, दूसरे की इमिटेशन करते हैं, दूसरे की नकल करते हैं, दूसरे को देख के हम उस चीज़ को अपनाते हैं, तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है? वो हमारा आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर भी पेपर में आ चुका, 2021 के पेपर में भी सेम क्वेश्चन जो है वो आया था, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म से भी एक क्वेश्चन तो जो है पेपर से बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो गिलफोर्ड के बुद्धि संरचनात्मक मॉडल का अंश नहीं है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट टू द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट मॉडल? की जो गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट मॉडल है वो उसमें जो बुद्धि संरचनात्मक मॉडल है उसमें कौन सा कंपोनेंट जो है वो नहीं दिया गया है? देखो, गिलफोर्ड किसकी बात करता है? ऑपरेशंस की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता, एक सेकेंड भाई, गिलफोर्ड जो है वो किसकी बात करता है? ऑपरेशंस की बात करता है, बिल्कुल करता है। कॉग्निशन की बात बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। कंटेंट की बात करता है, प्रोडक्ट की बात करता है, लेकिन कॉग्निशन की बात जो है गिलफोर्ड नहीं करता है। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? कि जो बुद्धि का जो त्रितंत्र ट्रायक थ्योरी थी वो किसने दी थी? देखो, कार्डनर ने कौन सी दी थी? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। गिलफोर्ड का अभी अभी आपने देखा। स्टर्नबर्ग ने कौन सी दी थी? त्रितंत्र सिद्धांत दी थी। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? स्टर्नबर्ग जो है इसका आंसर आ जाएगा। ब्रोनफ्रेंड के जैव पारिस्थितिकी मॉडल, अभी ऊपर आया था ना ब्रोनफ्रेंड, तो ब्रोनफ्रेंड ने कौन सा दिया था? बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी दी थी। जैव पारिस्थितिकी मॉडल का मॉडल सिद्धांत जो है वो ब्रोनफ्रेंड ने दिया था। तो ब्रोनफ्रेंड के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं? ठीक है, तो किसके उदाहरण है वो? मैक्रो के, माइक्रो के, एक्सो के, क्रोमो सिस्टम के। तो ये किसके अंदर आते हैं? हमारे माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, आपने अपने आधे क्वेश्चन तो ना साइकोलॉजी के ऐसे ठीक कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसे दे रखा है जिनके ऊपर नाम दिए होते हैं और नीचे उनके बहुत आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए आपका पेपर करने का पता है क्या तरीका होना चाहिए? पहले आप साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। साइको के जितने क्वेश्चन हैं आप पहले सारे पढ़ लो,
आपको जो जो आते हैं उन पर टिक लगा लो। क्वेश्चंस को माइंड में रखना कि क्या क्वेश्चन था। हो सकता है आपको वो क्वेश्चन कहीं और मिल जाए, जैसे ये ब्रोन-फ्रेंडरेनर का था, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर सिद्धांत दे रखे हैं, तो ये पूछ रखा कौन सा सिद्धांत किसका नहीं है। देखो प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, बिल्कुल दी थी। बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, बिल्कुल दी थी, ठीक है। एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, बिल्कुल दी थी। वाइगोत्स्की, ऊपर भी वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर क्या दे रखा था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, कोलबर्ग ने दी थी, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने कौन सी दी थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो वाइगोत्स्की ने दी थी। तो ये क्या है, हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दे रखी है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, हमें ये बताना है। अपनी क्षमताओं व सीमाओं के बारे में जागरूक होना। जो एडजस्टेड पर्सन होगा वो अपनी इन क्षमताओं के बारे में, ठीक है, अपने पोटेंशियल के बारे में, अपनी लिमिटेशन के बारे में अवेयर तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। रिस्पेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स, जो एडजस्टेड पर्सन होगा वो दूसरों की भी इज्जत करेगा, खुद की भी करेगा। बैलेंस्ड एस्पिरेशन, मतलब कि अगर वो एडजस्टेड है तो बैलेंस्ड भी होगा। रिजिडिटी इन बिहेवियर, उसके बिहेवियर में रिजिडिटी नहीं होगी, उसके बिहेवियर में क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ पर अटक जाना, ठीक है, वो होता है रिजिडिटी। तो उसके बिहेवियर में रिजिडिटी नहीं होगी, अड़ना नहीं होगा, वो उसके बिहेवियर कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, वो एडजस्ट कर लेगा चीज़ों में। तो ये क्या है, उसकी विशेषता नहीं होगी। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये एक तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये किसने दिया था, ये दिया था हमें हैडफील्ड ने जो है ये दिया था। किसने दिया था, हैडफील्ड ने जो है ये दी थी, ये थ्योरी सॉरी ये स्टेटमेंट जो है, ये परिभाषा डेफिनेशन ये हैडफील्ड ने दी थी। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन जो है गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है कि गेस्टाल्टवाद से जो है वो कौन से संबंधित नहीं है। देखो कोहलर, कोफका, क्रैशमर और वर्थिमैन। देखो जो क्रैशमर है वो किससे संबंधित है, पर्सनालिटी से संबंधित है। किससे है, पर्सनालिटी से संबंधित है, ठीक है। कोहलर, कोफका और वर्थिमर ये तीनों ही जो है हमारे गेस्टाल्टवादी हैं, लेकिन क्रैशमर जो है वो हमारे पर्सनालिटी से संबंधित है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 2023 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।